हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे दृष्टि पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी सीरीज है हिस्ट्री का, उसमें हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 उत्तर भारत के राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का टारगेट है ये जो एनसीईआरटी सीरीज है हिस्ट्री का क्लास 6 से लेकर 12 तक उसे कंप्लीट करना। इसलिए कोशिश रहता है कि जितना जल्दी हो इस बुक को पहले ख़त्म किया जाए। उसके बाद जब एक्स्ट्रा कोई सीरीज लाया जाएगा हिस्ट्री का, उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग का टारगेट है इस बुक को पहले समाप्त कर लेना, 12 तक का जो एनसीईआरटी सीरीज है ये। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत के राज्य 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। इससे पहले अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखे जाएगा प्लेलिस्ट में, जिसमें क्लास 6 से पूरा अभी यहाँ तक मैंने करवा दिया। तो ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी का है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के त्रिदलीय संघर्ष में कौन से राज्य सम्मिलित थे? तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। उत्तर भारत में कन्नौज नगर पर अधिकार करने के लिए 3 राज्य, जिसमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, लंबे समय तक संघर्ष आपस में ये लोग लड़ते रहे। किसको लेकर? ये कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर। आधुनिक इतिहासकारों ने इसको कन्नौज के लिए त्रिदलीय अर्थात 3 दलों का संघर्ष कहा है। कन्नौज के लिए संघर्ष का प्रमुख कारण, और जो ये लोग कन्नौज के लिए जो संघर्ष करता था, आपस में लड़ाई कर रहा था, ये लोग जंग लड़ रहा था, इसका क्या कारण था? इसकी राजनीतिक और भौगोलिक संपन्नता थी। संघर्षित राज्यों में राष्ट्रकूट दक्कन के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत एक वैभवशाली राज था, और मालखेद इसकी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मालखेद ये आपका हो गया राष्ट्रकूट की। जबकि अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों का एक महत्वाकांक्षी शासक था, और अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत पर शासन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रतिहार दक्षिण राजस्थान के कुछ भागों और अवंती पर शासन करते थे। तो प्रतिहार दक्षिण राजस्थान के कुछ भागों और अवंती पर शासन करते थे। प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी के अंत तक कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और पाल वंश के शासक बंगाल पर शासन करते थे, और गोपाल पाल वंश का पहला राजा था। गोपाल के पुत्र धर्मपाल को कन्नौज में सफलता प्राप्त हुई थी, अर्थात कन्नौज पर अधिकार करने का भी सफलता मिला था। किसको? धर्मपाल को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2। प्रतिहार राजा भोज किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो प्रतिहार राजा भोज जो है, राजा भोज, वो किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? तो वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: राजा भोज प्रतिहार राजवंश का एक प्रभावशाली शासक था। उसने 836 ईस्वी से 882 ईस्वी तक राज किया। भोज अपनी साहित्यिक रुचि और वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए याद किया जाता है, अतः विकल्प 1 सही है। भोज के कुछ सिक्कों में विष्णु के अवतार वराह के चित्र मिलते हैं, और उसने आदि वराह की पदवी भी धारण की थी। तो उसने कौन सा पदवी धारण की थी? तो आदि वराह। किसने? तो राजा भोज ने। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पूर्व मध्यकाल के राजपूत वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व मध्यकाल के राजपूत वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजपूत वंशों में परिहार, चौहान, सोलंकी और परमार 4 प्रसिद्ध वंश हुए। बिल्कुल सही है। ये राजपूत वंश अपने आप को अग्निकुल के मानते थे। चौहानों ने तोमर वंश को पराजित कर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। तो इनमें से तीनों सही लग रहा। देखते हैं इसका क्या है, उपयुक्त में से डी होना चाहिए। बिल्कुल सही है, डी होगा। देख लेते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त तीनों कथन, पहला, दूसरा और तीसरा सही। इतिहासकारों में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कोई एक मत नहीं है। राजपूत वंशों में 4 वंश, प्रतिहार जिसे परिहार, चौहान जिसे चाहमान भी कहा जाता है, और सोलंकी या चालुक और पंवार या परमार अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। ये वंश अपने आप को अग्निकुल के मानते थे। परिहार कन्नौज क्षेत्र पर, काठियावाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में सोलंकियों का, और मालवा प्रदेश में परमारों का, जबकि राजपूतों के मध्य भाग में चौहानों का शक्तिशाली राज्य था।
चौहानों के उत्तर पूर्व में तोमर वंश का राज्य था और वे हरियाणा और दिल्ली के चारों ओर के क्षेत्र पर शासन करते थे। तोमरों ने 736 ईस्वी में दिल्ली का अर्थात दिल्ली नगर का निर्माण कराया। दिल्ली को क्या कहा जाता है? दिल्ली का निर्माण करवाया किसने? तोमरों ने। कब? 736 ईस्वी में। इन्हीं तोमरों को बाद में चौहानों ने पराजित कर उनके राज को अपने राज्य में मिला लिया। तो तोमरों को किसने पराजित किया? तो चौहानों ने पराजित किया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। इसका आंसर हो जाएगा बी। चंद्रवरदाई चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि थे। चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की। यह एक कथा गीत है जो वीर रास पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कथन और कारण यहाँ पे दिया गया है। कथन है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कथन तो सही है। कारण देखते हैं। वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था। तो मोहम्मद गजनी के बारे में कह रहा है उसने 17 बार आक्रमण किया भारत में। कारण कह रहा है वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो नीचे दिए गए। तो देखिए इसका पहला जो कथन तो सही है, इसका लेकिन कारण गलत दिया गया है। देखते हैं क्यों दिया गया गलत। तो ऑप्शन तो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। कथन ये सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्क सरदार महमूद गजनी अपने राज्य गजनी जो अफगानिस्तान का एक छोटा राज्य है को एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। अतः उसने मध्य एशिया के कुछ भागों को जीत लेना चाहा, पर इस कार्य के लिए उसको एक विशाल सुसज्जित सेना की आवश्यकता थी। और इसका अर्थ यह था कि पहले वह सैनिकों को वेतन देने के लिए और हथियार खरीदने के लिए धन एकत्र करे। अफगानिस्तान के पड़ोस में भारत एक बहुत धनी देश था। अतः धन प्राप्त करके अपनी विशाल सेना को सुसज्जित करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किए हुए धन भी लूटा। महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमणों में पश्चिमी भारत के सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण का और विनाश का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता। तो सोमनाथ मंदिर पर इसी ने किया था, मोहम्मद गजनी ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। महमूद गजनी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है शाहनामा। देख लेते हैं। फिरदौसी महमूद गजनी के राज में रहता था। शाहनामा इन्हीं का प्रसिद्ध महाकाव्य है। महमूद गजनी कला का प्रेमी था। उसने अनेक राज कवियों को संरक्षण के साथ ही स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहन दिया। उसने अपने देश में एक सुंदर मस्जिद और पुस्तकालय बनवाया। प्रसिद्ध कवि अल-बेरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? एक कवि अल-बेरूनी। और अल-बेरूनी कई वर्षों तक भारत में रहा और कई प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। तो आपको कमेंट करके बताना अल-बेरूनी के द्वारा जो लिखा गया कौन सा पुस्तक है, ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। ऐसे हम तो बता ही देंगे लेकिन कुछ आप भी काम कीजिए। तो देखिए कई वर्षों तक भारत में रहा और कई प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। और उत्वी महमूद गजनी का राज कवि था। जो उत्वी था वो महमूद गजनी का राज कवि था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी ने। देख लेते हैं व्याख्या। विकल्प बी सही है। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान जो मध्य एशिया के एक छोटे से राज्य का शासक था। 12वीं शताब्दी के अंत में उसने भारत पर कई आक्रमण किए। उसकी इच्छा केवल लूटमार करने के ही नहीं बल्कि वह उत्तर भारत को जीतकर अपने राज में मिलाना भी चाहता था। उसका भारत पर सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वह चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के समय हुआ और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में पराजित किया। इससे दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अधिकार क्षेत्र में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। तुर्कों की भारत विजय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
तुर्कों की भारत विजय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तुर्कों की विजय इस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन का परिणाम थी। बिल्कुल सही है। इस समय सामंतीकरण अधिक बढ़ जाने से तुर्कों को भारत में किसी केंद्रीकृत सत्ता से संघर्ष नहीं करना पड़ा। ये भी सही है। तुर्क आक्रमण के समय भारतीय राज्यों को अपनी ही प्रजा का अपेक्षापूर्ण सहयोग नहीं मिला। तो तीनों इसमें सही दिया गया है। देखते हैं इसका व्याख्या। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कौन सा कथन पूछा है सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सही है। मध्यकाल में तुर्कों के आक्रमण के समय भारत राजनीतिक रूप से कई छोटे छोटे राज्य में विभाजित था, जिससे तुर्कों को किसी केंद्रीय सत्ता से संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा, इस समय आर्थिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हुआ। मध्यकाल में भूमि के लगान को वसूल करने की वह प्रणाली नहीं रही जो प्राचीन काल में थी। मध्यकाल में वेतन की बजाय भूमि के लगान वसूल करने का अधिकार, अर्थात राय या ठाकुर अधिकार को दे दिया गया था, को देकर वेतन देने की प्रणाली बढ़ गई, जिससे सामंतीकरण को बढ़ावा मिला। साथ ही राजा को प्राप्त होने वाली लगान की धनराशि में कमी हुई। राजा और किसान के बीच बहुत से मध्यवर्ती लोग आ जाने से राजा और सामान्य प्रजा के बीच एक खाई बन गई। परिणामतः युद्ध का समय राजा को इस वर्ग से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। आगे देखते हैं तीसरा कारण। सामाजिक बदलाव के तहत इस समय राजा की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राचीन काल के मुकाबले बहुत कम हो गई। फिर भी वह शान शौकत से रहता था। राजा के द्वारा अपनाए गए शान शौकत को सामंत भी अपनाते थे, जिससे सामान्य प्रजा में रोष बढ़ा। फलस्वरूप ऐसी परिस्थितियों में किसान के लिए कोई अंतर नहीं रहा। किसान के लिए कोई अंतर नहीं रहा, चाहे वह राजा राजपूत हो या चाहे कोई तुर्क हो। कि उससे कोई मतलब उसको देखा जाए उसको फ़ायदा तो हो नहीं रहा था किसान लोग को। तो किसान अधिक परिश्रम करता था, किंतु वह गरीब ही बना रहा। तो इससे क्या उसको सपोर्ट नहीं किया। वो बोला यार चाहे वो राजा बने चाहे वो राजा बने, बात तो एक ही रहेगा, हमें तो कोई हो ही नहीं रहा फ़ायदा। बस इसको फिर सपोर्ट नहीं किया। जब वो लोग आया अटैक किया बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए, विक्रमादेव चरित कलहन के द्वारा लिखा गया नहीं। रास तरंगिणी, ये भी गलत है। गीत गोविंद जयचंद, तो इसका गीत गोविंद सही है। जयदेव के द्वारा, जयचंद नहीं। कथा सरित सागर, ये सूरदास, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी है, देख लेते हैं। उपर्युक्त विकल्प सी सही है। विक्रमादेव किसके द्वारा लिखा गया? चरित्र। विक्रमादेव चरित्र ये बिल्हन द्वारा लिखा गया, जबकि राज तरंगिणी कलहन के द्वारा और कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। चलिए, मध्यकाल अर्थात 800 से लेकर 1200 ईस्वी में धार्मिक स्थिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्यकाल में धार्मिक स्थिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस समय बौद्ध धर्म का कुछ सीमा तक पतन हुआ और उत्तर भारत में वैष्णव और शैव संप्रदायों को मानने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही दिया गया है। देखते हैं इसका व्याख्या। इसका आंसर तो हो जाएगा सी आपका। मध्यकाल 800 से लेकर 1200 ईस्वी में भक्ति संप्रदाय की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बौद्ध धर्म का कुछ सीमा तक पतन हुआ। मध्यकाल में केवल पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा। वहाँ उसको पाल राजा और धनी व्यापारियों से प्रोत्साहन मिला। तो देखिए, तो पाल राजा किसका संरक्षण किया? तो बौद्ध धर्म को थोड़ा सा संरक्षण दिया। कहाँ? तो ये पूर्वी क्षेत्रों में। साथ ही था धनी व्यापारियों के द्वारा भी प्रोत्साहन मिला। दूसरा, जब तुर्कों ने नालंदा के मठ पर आक्रमण किया तब बौद्ध भिक्षु दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में पलायन कर गए। और जब नालंदा विश्वविद्यालय को जब जला दिया गया तुर्कों को द्वारा, तो उसमें क्या हुआ? तो बहुत सारा जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ वो लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। और उत्तर भारत में से वैष्णव और शैव दोनों संप्रदाय को मानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। और उत्तर भारत में वैष्णव और शैव दोनों संप्रदाय को मानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। इस समय विष्णु की उपासना का सर्वश्रेष्ठ रूप उनका कृष्ण का अवतार था। तब जाते जाते क्या हो, इस समय क्या हो गया? इस समय जो विष्णु का अवतार कृष्ण को
मानने को सबसे ज़्यादा हो गया और ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ उस समय, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया कृष्ण का अवतार को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हमें देखना है मंदिर और इसका स्थान मिलान करना है। तो देखिए सूर्य मंदिर आप लोग जान रहे हैं कोणार्क में, कोणार्क जो है सूर्य मंदिर है। लिंगराज का मंदिर ये कहाँ हो गया आपका, भुवनेश्वर हो गया। जैन मंदिर ये होगा माउंट आबू राजस्थान। और कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में हो गया। देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। पहला हो जाएगा, ठीक है, दूसरा तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। मध्यकाल में राजा और सामंतों द्वारा भव्य मंदिरों का निर्माण कराया जाता था। इस समय उड़ीसा के पुरी और भुवनेश्वर के मंदिर अर्थात लिंगराज मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिर है। चंदेल राजाओं ने मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर बनवाए। तो जो खजुराहो मंदिर किसके द्वारा, चंदेल राजा के द्वारा बनवाया गया, जिनमें कंदरिया महादेव प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान के आबू पर्वत पर बने सफ़ेद संगमरमर के जैन मंदिरों का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मध्यकाल अर्थात 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी में चित्रकला की वह कौन सी शैली थी जो मुगल काल में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। तो मध्यकाल में चित्रकला की वह कौन सी शैली थी जो मुगल काल में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई, तो वह थे लघु चित्र। विकल्प भी सही है। इस काल में वास्तुकला और मूर्तिकला के अतिरिक्त चित्रकला का भी विकास हुआ। इस समय मंदिरों और राजमहलों की दीवारों को सजाने के लिए भित्ति चित्रों की प्राचीन परंपराओं को जारी रखा गया, लेकिन इस काल में एक विभिन्न प्रकार की चित्रकला का आरंभ हुआ जो बाद में मुगल काल में बड़ी लोकप्रिय हुई, अर्थात फेमस हो गया ये मुगल काल आते आते। यह लघु चित्रों के बनाने की कला थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। अच्छा, उस समय का नाम दिया गया भारतीय राज्य, उसका अभी वर्तमान में कौन सा वो क्षेत्र है। तो देखिए चंबक मध्य भारत में, दुर्गरा जम्मू कश्मीर, कुलूत मालाबार। तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए केवल जो आपका दूसरा है दुर्गरा, तो देखिए दुर्गरा ये जो आपका जम्मू कश्मीर को ये एरिया है, तो ये सही दिया गया, बाकी दोनों गलत है। देख लेते इसका व्याख्या से पता चलेगा। केवल बी हो जाएगा, बी सही दिया गया है। देखिए दुर्गरा राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित था, साथ ही चंबक व कुल्लू क्रमशः चंबा और कुल्लू में स्थित है। जो चंबक है उसको चंबा और कुल्लू में स्थित है। चंबक जो है वो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी रियासतों में से एक थी। वहीं कुल्लू वर्तमान जो कुल्लू जिले है वो हिमाचल प्रदेश का प्राचीन नाम था। तो चलिए जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हुआ। कोशिश रहता है कि एक दिन में एक ही चैप्टर करने का, अगर कुछ ज़्यादा छोटा चैप्टर रहता है तो उस दिन 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते कंबाइन करके। तो ठीक था। इसमें 13 क्वेश्चन था, अच्छा खासा। इसमें व्याख्या करने से क्या हो गया, थोड़ा सा लगभग 20 मिनट का ये वीडियो बन गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, अगर वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।